हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज एलसीआर रेजोनेंस के बारे में। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ नोट्स की लिंक है वो डाल के रखी है। तो वो पीडीएफ नोट की लिंक को क्लिक करके उसमें से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर दीजिएगा, जिससे करके एग्जाम में हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। खैर, लेक्चर में तो टाइम पास भी होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पीडीएफ नोट्स की लिंक डाउनलोड कर दीजिएगा। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. शायद से आप गए नहीं होंगे, आपको लेक्चर पढ़ना होगा, तो देख लेते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट का मतलब क्या होता है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट यानी ऐसी सर्किट जिसके अंदर एक हम इंडक्टर लगाएंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे और एक रेजिस्टर लगाएंगे, और तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, यानी एक के बाद एक कनेक्ट कर देंगे और उसको एक हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोल देंगे? सीरीज एलसीआर सर्किट। यहाँ पे हमने ये जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस L के बराबर मान के रखा है, ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C के बराबर माना है, और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R के बराबर मान के रखा है। उसी तरीके से ये जो इंडक्टर है उसके दो टर्मिनल के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस VL मान के चला है। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है उसके दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC माना है, और ये जो रेजिस्टर है उसके दो टर्मिनल के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस VR मान के चला है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट का इक्वेशन हमने माना है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट हमें क्या बताता है? मैक्सिमम वैल्यू करंट का। साइन क्या बताता है? साइन ये बताता है कि करंट जो है वो साइनोसॉइडली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ओमेगा बताता है हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी करंट का, और ओमेगा का इक्वेशन हमने पढ़ा था जिसको हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं या 2 पाई एफ भी हम लिख सकते हैं, और टी होता है हमारा टाइम। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसे हम एलसीआर सर्किट बोल देंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट बोल देंगे। इसमें रेजोनेंस किस चीज कैसे होती है, क्या है, वगैरह वगैरह सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में इस वीडियो में। ठीक है, तो हमने करंट मान लिया इसके बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब पिछले वीडियोस में हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था कि जो हमारा करंट और जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो दोनों एक ही फेज में होते थे। ठीक है, यानी अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो पोटेंशियल का डायरेक्शन भी यही होगा। ठीक है, यानी कि करंट एंड पोटेंशियल आर इन फेज। फेज डिफरेंस दोनों के बीच का जीरो होता था, यानी अगर करंट ये डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल भी यही डायरेक्शन में होगा, जहां पे वी नॉट हम बोल देंगे मैक्सिमम पोटेंशियल आर यानी रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, यानी कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो अगर हमने करंट का इक्वेशन ये माना है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज भी उतना ही होगा। VR यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे फेज क्या है? ओमेगा टी दोनों के सेम फेज है, यानी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी करेंगे, फेज डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा? जीरो होगा। फेज डिफरेंस जीरो यानी क्या? करंट जो डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में पोटेंशियल है, यानी अगर करंट का इक्वेशन ये माना है तो पोटेंशियल का इक्वेशन भी सेम ही होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा, दोनों के फेज बराबर होंगे। ये बात पढ़ी थी। दूसरी बात हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ी थी। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि इंडक्टर जो है वो करंट का अपोज करता है, यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट जो है वो पीछे चलता था पोटेंशियल से। तो वही लिखा है करंट I जो है लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल, पोटेंशियल से पीछे चलता था करंट, क्योंकि इंडक्टर क्या करता था? करंट का फ्लो का अपोज करता था, तो पोटेंशियल आगे चलता था, करंट पीछे चलता था। यानी कि यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन ये लेते हैं तो पोटेंशियल कैसा होगा? पोटेंशियल पाई बाई 2 आगे चल रहा है, यानी पोटेंशियल पाई बाई 2 चलना शुरू कर दिया है, लेकिन करंट अभी भी जीरो पे है। करंट अभी भी जीरो पे है, पोटेंशियल ऑलरेडी, करंट जब जीरो पे है तो पाई बाई 2 चलना शुरू कर दिया है, यानी करंट पीछे है। करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल, पोटेंशियल आगे है, जहां पे वी नॉट क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस L यानी इंडक्टर के अक्रॉस। अगर हम करंट का इक्वेशन ये मानते हैं I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम पोटेंशियल का क्या इक्वेशन मानेंगे? पोटेंशियल आगे चल रहा है, यानी ओमेगा टी से कितना आगे चल रहा है? पाई बाई 2, यानी ओमेगा टी से कितना आगे चल रहा है? पाई बाई 2। तो ये हमारा किसका इक्वेशन हो गया? पोटेंशियल किसके अक्रॉस?
इंडक्टर के अक्रॉस, किसके केस में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में। जबकि रेजिस्टिव सर्किट में क्या था, फेज डिफरेंस जीरो था, तो करंट और पोटेंशियल एक ही फेज में, तो ओमेगा टी, तो यहाँ भी ओमेगा टी। इंडक्टिव सर्किट में क्या हुआ, करंट का अपोज हो रहा है, करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है। कितना वोल्टेज आगे चल रहा है, पाई/2, तो प्लस पाई/2 कर दिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था, कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर करता है, करंट का स्टोर करता है। यानी करंट आगे चलेगा, पोटेंशियल पीछे चलेगा। यानी करंट क्या करेगा, करंट लीड करेगा पोटेंशियल से। कितना डिग्री आगे चलेगा, 90 डिग्री आगे चलेगा, देख चुके हैं हम। यानी कि अगर हम करंट ऐसे बनाते हैं तो पोटेंशियल जो है वो पीछे होगा, यानी करंट ऑलरेडी 90 डिग्री आगे है, और ये तो अभी नेगेटिव है, पीछे है ये तो, ठीक है। यानी करंट ने चलना शुरू कर दिया है, ये अभी पीछे चल रहा है करंट के, ठीक है। करंट ने चलना शुरू कर दिया, ये पीछे आएगा इसके, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पोटेंशियल ने चलना शुरू कर दिया था, यानी प्लस पाई/2 किया था पोटेंशियल में। यहाँ पे करंट ने चलना शुरू कर दिया है, ये तो पीछे है, यानी करंट से कितना पीछे है, 90 डिग्री। यानी करंट का इक्वेशन अगर I नॉट साइन ओमेगा टी है, पोटेंशियल कैसा है, पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है। पोटेंशियल करंट से कितना पीछे चल रहा है, माइनस पाई/2, यानी पाई/2 पीछे पीछे, यानी नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। जहां पे वी नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ये तो हमने किसकी बात करी कि अगर सिर्फ रेजिस्टर हो, सिर्फ इंडक्टर हो, या सिर्फ कैपेसिटर हो। हमारे पास तो क्या है, तीनों एलिमेंट है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी डायग्राम है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी तो तीनों एलिमेंट आएंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ठीक है। तो तीनों को कंबाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में क्या देखा था, वी आर का डायरेक्शन, ठीक है। ये किसका था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, वी आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, बाद में ये ऊपर कौन सा था, इंडक्टर का था, तो ये ऊपर क्या बना दिया, इंडक्टर का बना दिया, ठीक है। बाद में नीचे कौन सा था, नीचे कौन सा था, कैपेसिटर का, तो ये कैपेसिटर का हमने बना दिया। और करंट का डायरेक्शन तो हमने यही मान के चले थे, करंट का डायरेक्शन तो यही मान के चला था, तो करंट का डायरेक्शन बना दिया। यानी तीनों हमने कंबाइन कर दिए। तीनों कंबाइन किया हमने, तो हमने क्या देखा कि अगर प्योर रेजिस्टिव है, अकेला रेजिस्टिव है, तो करंट एक ही फेज में है, ठीक है। पोटेंशियल दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, करंट पीछे चलेगा, पोटेंशियल आगे चलेगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो करंट आगे चलेगा, पोटेंशियल पीछे चलेगा। यानी तीनों को कंबाइन कर दिया हमने, ठीक है। बात समझ में शायद से आ गई होगी। अच्छा, ये डायग्राम पे से हम ये डायग्राम भी बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। इंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो उसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बात याद हो तो, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्शन में हमारा इंडक्टर हमने बनाया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यही डायरेक्शन में हम बना देंगे इंडक्टर का रिएक्टेंस। उसी तरीके से हमने ये डायरेक्शन में क्या बनाया है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के पास भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते नहीं, जिसे हम रिएक्टेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का, जिसे एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी यही डायरेक्शन में बनने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो उसके पास रेजिस्टेंस होता है R के बराबर, तो ये रहा रेजिस्टेंस, यही डायरेक्शन में R के बराबर। आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये किसका डायग्राम है, सीरीज एलसीआर सर्किट का डायग्राम है, जिसमें हमने तीनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वही डायग्राम बना के रखा है क्या, कि प्योर रेजिस्टिव के केस में क्या होगा, करंट और पोटेंशियल दोनों का फेज डिफरेंस जीरो, तो एक ही डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है। करंट इज इन फेज विद पोटेंशियल। अगर इंडक्टर की बात करें, प्योर इंडक्टर, तो इंडक्टर के केस में क्या होगा, पोटेंशियल आगे चलेगा, करंट पीछे होगा, ठीक है। अगर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, तो करंट आगे चलेगा, पोटेंशियल पीछे आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये रेजिस्टर का है तो R बना दिया, ये इंडक्टर का है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बना दिया, ये कैपेसिटर का है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक्सी को क्या बोलते थे, अगर याद हो तो 1/ω(c) इसका वैल्यू, ठीक है, 1/ω(c). और एक्सएल को क्या बोलते थे, एक्सएल को बोलते थे ω(L). ये सारी बात हम बेसिक वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, ठीक है, उस पे से हम वोल्टेज का इक्वेशन पता लगाएंगे। जैसे कि हमने पता लगाया था, हमारे पास इक्वेशन था I = I0 क्या, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो तो उसके केस में वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, VR = याद हो तो V0 R साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्यों, फेज डिफरेंस जीरो होता था,
ठीक है। अच्छा, ऐसे ही करंट का इक्वेशन तो यही माना है हमने। अगर हमें इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में क्या था, करंट पीछे चलता था, तो उसका इक्वेशन क्या हमने बना दिया था, वी नॉट एल, करंट क्या था, साइन, पीछे चल रहा था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी पोटेंशियल आगे चल रहा था, तो ये बना दिया। और बाद में हमने कैपेसिटर में क्या बोला, कैपेसिटर का इक्वेशन कैसे बनाया था, वी नॉट सी, क्या था, कैपेसिटर में पोटेंशियल पीछे चलता था, करंट आगे चलता था, पीछे चलता था, यानी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, उसी तरीके से करंट का इक्वेशन ये है, तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, किसके लिए, एलसीआर सर्किट के लिए, वो हमें पता लगाना है। आई होप बात समझ में आ गई होगी क्या करना है हमें एक्चुअल में। ठीक है, हमें करंट का इक्वेशन तो पता है, पोटेंशियल का इक्वेशन प्योर रेजिस्टिव के लिए, प्योर इंडक्टिव के लिए, प्योर कैपेसिटिव के लिए हमने देखा। अब हमें क्या चाहिए कि करंट का इक्वेशन तो यही है, सर्किट में तो यही करंट फ्लो हो रहा है सीरीज एलसीआर में से, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा उसका इक्वेशन पता लगाना है। और उसका इक्वेशन पता लगाने के लिए हमें 3 अलग अलग केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें से तीसरा केस जो है वो रेजोनेंस का केस है। तो पहला केस हम क्या कंसीडर करेंगे, पहला केस हम ये कंसीडर करेंगे कि अगर ये जो वी नॉट एल है वो वी नॉट सी से बड़ा है, केस नंबर 1। ठीक है, ये इससे बड़ा है, तो वही केस नंबर 1 लिखा है, वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। अगर ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे, मान के चलते हैं 8 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 8 माइनस 2। ठीक है, तो 6 वोल्ट यानी ऊपर रिजल्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, ये 8 का है, ये 2 का है, तो 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 का तो अभी भी ऊपर आएगा, यानी 8 माइनस 2 ऊपर आएगा। शायद से समझ में आ गया, यानी वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी ऊपर आने वाला है, ये दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आने वाला है, ये माइनस ये, तो वही बनाया है, ये दोनों का रिजल्टेंट ऊपर बनाया है, ये दोनों का, ये 8 माइनस 2, तो ये 6 ऊपर चला गया। ठीक है, 6 ऊपर चला गया, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर आएगा, क्या आएगा, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो हमारा वी नॉट आर है, ये सॉरी वी आर है, ये तो एज इट इज हमने बना दिया, ये तो हमने एज इट इज बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज बना दिया। अब हमारे पास कितने वेक्टर आ गए, अब हम बोलेंगे कि हमारे पास टोटल वेक्टर आए हैं 2, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन तो एज इट इज, करंट का डायरेक्शन तो एज इट इज हमने कर दिया। अब ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, दोनों के एग्जैक्ट बीच में से तो नहीं निकलेगा, हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वी आर की वैल्यू और इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर दोनों बराबर बराबर है तो रिजल्टेंट जो है बीच में से निकलेगा, हमें पता नहीं है कहां से निकलेगा, तो हम मान के चलते हैं करंट से 5 डिग्री आगे इसका रिजल्टेंट वोल्टेज निकलने वाला है। ठीक है, तो केस नंबर 1 के लिए हम क्या बोल देंगे कि करंट का इक्वेशन हमने ये माना था, इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पोटेंशियल का क्या इक्वेशन होगा, तो पोटेंशियल का इक्वेशन में हम क्या बोलेंगे, अभी भी पोटेंशियल क्या है, आगे है, किससे, करंट से, कितना, फाई आगे है, तो वही लिख लेंगे हम। रिजल्टेंट हमारा जो पोटेंशियल है सीरीज एलसीआर का, केस 1 में जब ये वाला बड़ा हो, किससे, नीचे वाले से, इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो कैपेसिटर से, तो हम क्या लिख लेंगे, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्यों किया, ये करंट यहाँ है, पोटेंशियल आगे है करंट से 5, यानी क्या हो रहा है, पोटेंशियल लीड कर रहा है करंट से, तो वही लिखा है पोटेंशियल लीड द करंट बाय 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से अगर हमने ये वाली चीज बड़ी मानी है इससे, तो ये वाली भी चीज इससे बड़ी होगी, यानी एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, तो वही लिखा है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। और अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है, मान के चलते हैं ये 8 है, ये 2 है, तो ये इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 यानी 6 अभी भी ऊपर है, यानी एक्सएल माइनस एक्सी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आर तो एज इट इज हमने यहाँ पे बना दिया, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमारे पास 2 वेक्टर है, ये एक वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से पास होगा, बीच में से पास होगा। ठीक है, और ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका कुछ रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ये जो हमने वेक्टर बनाया, जो भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंपीडेंस, तो जिसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। Z क्या है, Z है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसे हम इंपीडेंस बोलते हैं Z। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हमें Z का वैल्यू पता लगाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे V का वैल्यू पता लगाया, फाई आगे है करंट से, फाई आगे है प्लस 5 कर दिया, ऐसे अगर Z का वैल्यू हमें पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे के ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बना दिया 90 एंगल वाला। ठीक है, ये साइड कितनी हो गई, ये साइड हो गई हमारी एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी Z का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एक्सएल माइनस
एक्सी का स्क्वायर। आई होप सिंपल सा पाइथागोरस लगा है, समझ में आ गया होगा। तो z अंडर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर निकाल दिया तो अंडर स्क्वायर रूट में चला गया, एस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। रिजल्टेंट इंपीडेंस का वैल्यू क्या होता है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल बड़ा है एक्सी से, एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम बात करें ये एंगल की फाई यानी फेस डिफरेंस, ये एंगल की बात करें तो हम tan फाई का हेल्प ले सकते हैं। tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, जिससे करके फाई इज इक्वल टू सब्जेक्ट बना देंगे tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, और अगर हम फेस डिफरेंस की बात करें तो फेस डिफरेंस कितना होगा, यही फेस डिफरेंस होगा, लेकिन पावर फैक्टर की बात करें फेस डिफरेंस पे से, क्योंकि पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं, कॉस फाई। पावर फैक्टर को बोलते हैं कॉस फाई। ठीक है, तो cos फाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पावर फैक्टर का वैल्यू cos फाई का हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस यानी r बाय z, बेस बाय हाइपोटेनियस, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, r बाय z। ठीक है, तो इतने इक्वेशन हमें याद रखने हैं किसके लिए, केस नंबर 1 के लिए। अब केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या हुआ, पोटेंशियल आगे चल रहा है करंट से फाई से। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पहले हमने कौन सा बड़ा माना था, ये वाला बड़ा माना था इससे। अब हम क्या करेंगे, वी नॉट एल से बड़ा मानेंगे। अब ये मान के चलते हैं 8 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। ठीक है, तो 8 माइनस 2, ठीक है, तो 6 तो नीचे आएगा अभी भी, ये कितना है 8, 2, ये 8 से खींच रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट 6 से नीचे जाएगा, यानी वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल नीचे होगा। बात समझ में आ रही हो शायद, वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल नीचे होगा, और ये आर तो एज इट इज हमने बना दिया, वी आर तो एज इट इज हमने बना दिया। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन भी यही माना था, तो करंट का डायरेक्शन भी हमने ये ले लिया, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बीच में से पास होगा, और कितने एंगल पे पास होगा हमें पता नहीं है, तो हम ये एंगल बोल देंगे फाई पे से कुछ नीचे से पास होगा। यानी ये केस के अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो है करंट से पीछे चल रहा है। अगले केस में क्या था, पोटेंशियल ऐसे आगे चल रहा था, करंट ऐसे था, पोटेंशियल आगे चल रहा था, अब पोटेंशियल पीछे चल रहा है। यानी कि अगर हम बात करें करंट की, तो करंट तो हमने माना है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट से पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है, यानी ये ओमेगा टी से फाई पीछे चल रहा है, पीछे यानी माइनस। तो केस नंबर 2 में जब वी नॉट सी ज्यादा हो, वी नॉट सी ज्यादा हो वी नॉट एल से, तब क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो पीछे चलेगा, पीछे चलेगा यानी माइनस कितना, फाई पीछे चलेगा, वोल्टेज पीछे चलेगा, पोटेंशियल यानी वोल्टेज पीछे चलेगा, लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फाई। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने इसको बड़ा माना है इससे, तो एक्सी भी बड़ा होगा एक्सएल से, तो वही लिखा है हमने, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब ये 8 है और ये 2 है, मान के चलते हैं, तो ये 8 से खींच रहा है, ये 2 से खींच रहा है, तो 6 से नीचे खींच रहा है, यानी एक्सएल सी माइनस एक्सएल नीचे होगा, रिजल्टेंट दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट नीचे होगा, एक्सी माइनस एक्सएल, ये नीचे आ गया। आर को तो एज इट इज हमने बना दिया, ये रहा आर एज इट इज हमने बना दिया यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमारे पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ठीक है, अब दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो बीच में से पास होगा, जैसे हम क्या बोल देंगे, इंपीडेंस बोल देंगे, ये रहा इंपीडेंस Z, जो कि रिजल्टेंट इसका वेक्टर है या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये कितने एंगल पे होगा, मान के चलते हैं फाई पे। ठीक है, अब यहां से ये Z की वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे, इंपीडेंस की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, ये वाला एक ट्राइंगल बना दिया हमने। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, ये साइड किसके बराबर होगी, एक्सी माइनस एक्सएल के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे हम Z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करके, ये जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ये हमारा R है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब उसमें से स्क्वायर रूट निकाल देंगे, स्क्वायर दोनों साइड से, z इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, अगर ध्यान से देखा हो तो इसके पिछले केस में कौन बड़ा था, एक्सएल बड़ा था, तो एक्सएल माइनस एक्सी लिखते थे, यहाँ पे एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल लिख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस ले रहे हैं दोनों का, जो बड़ा है उसको आगे, जो छोटा है उसको पीछे। ठीक है, अब अगर ये फाई की बात करें तो फाई कैसे ढूंढेंगे, tan फाई का यूज करेंगे। tan फाई क्या होता है, tan फाई होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। इसके पिछले केस में हमने क्या देखा था, एक्सएल बड़ा था तो एक्सएल माइनस एक्सी लिखा था, यहाँ पे एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल लिखेंगे, यानी दोनों का डिफरेंस लेना है हमें, जो बड़ा है उसको आगे रखना है। ठीक है, उसमें से फाई का इक्वेशन tan इनवर्स करके हमने देख लिया। यहाँ पे पावर फैक्टर कितना होगा, सेम होगा, पावर फैक्टर यानी क्या, cos फाई। cos फाई को क्या बोल देंगे, cos फाई हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, r बाय z, so r बाय z। ठीक है,
अब यहाँ पे एक कॉमन फार्मूला हम याद रख लेंगे, ठीक है। कौन सा कॉमन फार्मूला याद रख लेंगे कि इंपीडेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, उसमें था एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, यानी दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो वही लिखा है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, ये जो साइन है उसको बोलते हैं डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी कर देंगे, अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा है, जो बड़ा है उससे माइनस कर देंगे, यानी एक्सी माइनस एक्सएल कर देंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी, डिफरेंस का साइन लगा देना है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर फाई की बात करें, फाई में भी क्या कर देंगे, एक्सी माइनस एक्सएल, यहाँ पे है पिछले केस में एक्सएल माइनस एक्सी था, यानी डिफरेंस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो सेम इक्वेशन लिखा है tan इनवर्स एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं है, गलती से लिखा है, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये केस नंबर 2 था। पहले केस में हमने क्या देखा, ऊपर वाला बड़ा था, VL बड़ा था VC से, यानी XL बड़ा था XC से। नेक्स्ट में क्या देखा, VC बड़ा था VL से, यानी XC बड़ा था XL से, ठीक है। यही ग्राफ वापस से बनाया है। पहले में ये बड़ा था, ठीक है, इससे, यानी ये बड़ा था इससे। दूसरे में ये बड़ा था इससे, ये बड़ा था इससे। तीसरा एक और केस रह गया, कौन सा, कि ये दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं, ये दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं, एक बड़ा छोटा तो ले लिया, बराबर भी तो हो सकते हैं, ठीक है, दोनों। तो वही केस यहाँ पे रखा है कि यही सेम डायग्राम बनाना है। यहाँ पे बोल देंगे V नॉट L V नॉट C के बराबर है, केस नंबर 3 V नॉट L V नॉट C के बराबर है, और यही केस को हम रेजोनांस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर बराबर है, यानी ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये 8 से ऊपर खींच रहा है, ये 8 से नीचे खींच रहा है, यानी ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारा रिजल्टन कौन होगा, यही तो हमारा रिजल्टन आ जाएगा। ये दोनों तो निकल जाएंगे, 8 ऊपर 8 नीचे, 0 0, यानी यही रह गया, यानी हमारा रिजल्टन हो गया V, यही डायरेक्शन में, जो कि करंट की डायरेक्शन है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि करंट और वोल्टेज जो है दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, 0 है, यानी करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या निकला, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता था, करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज, यानी करंट और वोल्टेज एक ही फेज में है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो अगर ये दोनों बराबर मान लेते हैं तो ये हमारा रिजल्टन और करंट एक ही फेज में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा VR है, ठीक है, ये VR है, यही तो रिजल्टन बन गया करंट की डायरेक्शन में। तो करंट और पोटेंशियल से एक ही फेज में है, साथ साथ चल रहे हैं, तो एक कौन सा सर्किट बन गया, हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया, ठीक है। तो वही लिखा है, सर्किट बिकम्स प्योर रेजिस्टिव। और अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो फेज डिफरेंस 0 है, यानी अगर करंट का इक्वेशन हम मानते हैं I = I0 sin ωt, तो पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या हो गया, वही होगा V0 sin ωt, क्योंकि दोनों का फेज कैसा है, सेम है, फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस बोले तो दोनों का फेज सेम, इसका फेज ओमेगा टी तो इसका भी फेज ओमेगा टी, तभी जाके तो फेज डिफरेंस 0 होगा एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें पता लग गया। अब अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, इसका भी ओमेगा टी इसका भी ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस 0 है, तो पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं, cos फाई। फाई यानी फेज डिफरेंस कितना है, 0, तो 0 रख दिया, 0 रखा, cos 0 का वैल्यू 1, यानी पावर फैक्टर कैसा आ गया, 1 आ गया। केस नंबर 3 की बात कर, रेजोनेंस की केस की बात कर रहे हैं, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो रिजल्टन हमारा करंट की डायरेक्शन में है, यानी एक सर्किट कैसा हो गया है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव की सर्किट के अंदर फेज डिफरेंस 0, तो पावर फैक्टर हो गया 1, यानी यूनिटी हो गया, ठीक है। अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर, ठीक है, ये दोनों भी बराबर है, यानी XL बराबर XC, XL बराबर XC। अगर ये दोनों बराबर है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ऊपर 8 नीचे 8, 0, यानी रिजल्टन जो हमारा रिजल्टन रेजिस्टेंस था, इंपीडेंस था, वो R की डायरेक्शन में ही आ जाएगा। रिजल्टन रेजिस्टेंस है वो R की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। यानी रिजल्टन रेजिस्टेंस इंपीडेंस हमारा क्या हो गया, Z हो गया। Z = किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। यानी हम बोल देंगे कि Z जो है इंपीडेंस वो मिनिमम हो गया। क्यों मिनिमम हो गया, क्योंकि हमने एक इक्वेशन पढ़ा था Z का, क्या था, Z = R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये केस में हमने क्या लिया है, XL और XC सेम है, XL और XC सेम है, यानी ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, यानी यही वैल्यू मिली, यानी Z क्या मिला, √R², यानी Z क्या मिला, R मिला, यानी R का वैल्यू तो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि जब XL बराबर XC नहीं था तब यहां भी तो कुछ वैल्यू था, वो इसके साथ ऐड होता था तो वैल्यू बढ़ जाती थी। अभी क्या है, XL और XC सेम है, तो ये वैल्यू निकल गई पूरी, ये वैल्यू पूरी निकल गई। वैल्यू कैसी हो गई, कम हो गई। इंपीडेंस कैसा हो गया, कम हो गया। इंपीडेंस कैसा हो गया, कम हो गया। और अगर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस कम हो गया तो सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा,
क्यों मैक्सिमम करंट फ्लो होगा? अगर इंपीडेंस कम हो गया तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम हो गया तो हमें ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा, ये आर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जेड है ना हमारा, तो आई वी इज इक्वल टू आई जेड, सो आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। इंपीडेंस कैसा हो गया? कम हो गया, तो करंट कैसा हो गया? मैक्सिमम हो गया, यानी कि मैक्सिमम करंट फ्लो होगा सर्किट में। ठीक है, यानी कि अब सर्किट में रेजोनेंस शुरू हो चुका है। यानी रेजोनेंस यानी क्या? रेजोनेंस यानी ऐसी कंडीशन जब एक्सएल बराबर एक्सी हो, एक्सएल बराबर एक्सी हो। अगर एक्सएल बराबर एक्सी हुआ तो क्या होगा? हमारा सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव बन जाएगा। सर्किट प्योर रेजिस्टिव बन गया तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कैसा हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा। इंपीडेंस कैसा हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, जिसके कारण सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ये कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो रेजोनेंस का डेफिनेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, क्या है? व्हेन एक्सएल बराबर एक्सी, ये पॉइंट देख लिया हमने, व्हेन एक्सएल बराबर एक्सी तब क्या होता है? देन सर्किट बिकम्स प्योर रेजिस्टिव। सर्किट कैसी हो जाती है? अभी देखा हमने, प्योर रेजिस्टिव। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव एंड मैक्सिमम करंट विल फ्लो। क्यों मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है? क्योंकि इंपीडेंस कैसा हो गया है? इंपीडेंस जेड मिनिमम हो गया है, इसलिए मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। सो दैट पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी। पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0, तो पावर फैक्टर यूनिटी यानी 1 बन जाता है। तो ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज है, रेजोनेंस कंडीशन में क्या याद रखेंगे? जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तब सर्किट प्योर रेजिस्टिव बन जाएगी, जिससे करके इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, जिससे करके सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि सर अगर सर्किट में रेजोनेंस कराना है, हमें मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है, तो हम कैसे कराएं? कैसे कराएं? तो उसके लिए हम बोल देंगे कि एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए। एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए। एक्सएल बराबर एक्सी होने पर क्या होगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगी, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा क्योंकि इंपीडेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सएल बराबर एक्सी हम करें तो करें कैसे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो एसी वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एडजस्ट करेंगे। कोई एक फ्रीक्वेंसी पे एफ नॉट, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम हो जाएगी तो क्या होगा? सर्किट प्योर रेजिस्टिव बन जाएगी, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, और रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे रेजोनेंस शुरू हो जाए, या ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे रेजोनेंस हो, जिसपे एक्सएल बराबर एक्सी हो, रेजोनेंस हो, वो फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही लिखा है, एट वन फ्रीक्वेंसी, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस अकर, यानी मैक्सिमम करंट विल फ्लो, एक्सएल बराबर एक्सी, मिनिमम इंपीडेंस। ठीक है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे रेजोनेंस की शुरुआत हो जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एट वन फ्रीक्वेंसी, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस अगर होगा। ठीक है, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा यानी एक्सएल बराबर एक्सी होगा। हम सेट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी, एसी वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। सेट करते करते जब एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल देंगे रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कोई एक फ्रीक्वेंसी सेट करी है और वो फ्रीक्वेंसी जो हमने सेट करी है जिसपे रेजोनेंस हो रहा है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमें पता है एक्सएल बराबर एक्सी करना है हमें। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल, एक्सी क्या होता है? 1 ओमेगा सी। यहाँ पे ओमेगा को ये साइड ले जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल को नीचे लाए तो एल सी हो गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/अंडरस्क्वायर, ओ स्क्वायर निकाला हमने, अंडरस्क्वायर रूट ऑफ रूट एल सी। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब ओमेगा को हम क्या लिख पाते हैं? 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी याद है हमें, 1/√LC। हमें तो एफ चाहिए। ठीक है, तो एफ को हम क्या बोल देंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एफ को सब्जेक्ट बना दिया, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडरस्क्वायर रूट ऑफ रूट एल बाई एल इंटू सी। तो ये क्या हो गया? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस होगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, और सर्किट कैसी हो जाएगी? प्योर रेजिस्टिव। तो आई होप ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ग्राफ पढ़े थे, वो यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के कैसे ग्राफ पढ़े थे अगर याद हो तो हमने बात करी थी कि इसकी प्योर इंडक्टिव सर्किट की, जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल आता था, जिसे हम ओमेगा एल बोलते थे। ओमेगा को हमने 2 पाई एफ से रिप्रेजेंट किया था। 2 पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, यानी बचा क्या? एफ, यानी एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। इसका मतलब क्या निकला कि जैसे जैसे हम एफ बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे एक्सएल भी तो बढ़ेगा। तो वही ग्राफ बनाया है एक्सएल वर्सेस एफ का। जैसे जैसे हम एफ बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे क्या बढ़ रहा है? ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक्सएल बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं एक्सएल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाद में हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करी थी, जिसमें इन इसका जो रिएक्टेंस होता था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो किसके बराबर होता था, 1/ओमेगा c के बराबर, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा को 2πf कर दिया, 2π कांस्टेंट, c कांस्टेंट, यानी कि xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। इसका मतलब क्या निकला, जैसे जैसे हम f को बढ़ाएंगे xc कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे f, ये xc, जैसे जैसे f को हम इंक्रीज करेंगे, ऐसे ऐसे देख सकते हैं xc कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, xc नीचे जा रहा है, ठीक। अच्छा, तो ये ग्राफ किसका हो गया, xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, ठीक है। फिर हमने बात करी थी प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या रेजिस्टेंस जो है, जैसे कि यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। क्या रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, हम बोलेंगे रेजिस्टेंस कभी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि हमारे पास एक कॉपर का वायर है, उसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो 8 ओम में से अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं करंट की, तो क्या वो 8 ओम का रेजिस्टेंस चेंज होगा, कभी नहीं होगा। यानी रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता नहीं है। रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा लो या घटा लो, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। 8 ओम है तो 8 ओम ही रहने वाला है। तो वही बात लिखिए, रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, आर रिमेन्स कांस्टेंट। ये इंडिविजुअल डायग्राम्स है, हम तो क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज एलसीआर, यानी तीनों डायग्राम को हमें मर्ज करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये एक्सएल का ग्राफ लगा दिया, ये एक्सएल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का ग्राफ लगा लिया ऐसे, ठीक है। बाद में हमने एक्सी का ग्राफ लगा लिया, ये रहा हमारा एक्सी का ग्राफ लगा लिया, ठीक है। बाद में हमने रेजिस्टेंस का ग्राफ लगा लिया, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस का ग्राफ, ठीक है, ऐसे हमने लगा लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक्सी और एक्सएल, ये एक्सएल और ये एक्सी दोनों को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट पे जो एक्सएल का वैल्यू होगा, ये हमारा किसका ग्राफ है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इंपीडेंस का ग्राफ ऐसे भी मान के चल सकते हैं, इंपीडेंस का ग्राफ मान के चल सकते हैं। एक्सएल का जो वैल्यू होगा ये पॉइंट पे, एक्सएल का जो वैल्यू होगा वही तो एक्सी का वैल्यू होगा, यानी ये पॉइंट पे हम बोल देंगे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कब होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है एक फ्रीक्वेंसी पे, जिसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कब होता है, ये फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी पे, ये फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एक्सएल बराबर एक्सी होगा, इंपीडेंस कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है, जिसे रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। अब यही बात दूसरी तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी और ये इंपीडेंस है, Z है। यहाँ पे हमने कुछ ग्राफ ऐसे बना के रखा है, ये पॉइंट सबसे बॉटम वाला पॉइंट है, ये बॉटम वाले पॉइंट पे हमारा इंपीडेंस जो है वो मिनिमम बन गया है, R के बराबर। इंपीडेंस कैसा है, मिनिमम है। और मिनिमम कब होगा इंपीडेंस, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे, जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। और वही फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, तब करंट कैसा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, ठीक है, और सर्किट प्योर रेजिस्टिव बन जाए, ठीक है, और इंपीडेंस कैसा हो जाए, ये फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम हो जाए। और अगर ये फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस मिनिमम हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी पे करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ये देख सकते हैं, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है, ठीक है, यानी जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों जब बराबर होंगे तब रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब हमारे पास तो टोटल 3 एलिमेंट है, एल सी आर। आर को तो हम भूल ही गए, ठीक है। एल का एक्सएल हमें पता है, सी का एक्सी हमें पता है, दोनों जब बराबर होंगे तब रेजोनेंस होगा। तो आर करेगा क्या, ठीक है। तो आर जो है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, आर का मेन रोल है इसमें, रेजोनेंस में। आर क्या बोलेगा कि एक्सएल और एक्सी तुम दोनों डिसाइड कर लो कि कब रेजोनेंस कराना है, तुम दोनों बराबर हो जाओ, रेजोनेंस की शुरुआत कर दो। एक बार रेजोनेंस तुमने शुरू करा दिया ना, बाद में मैं वो रेजोनेंस को कंट्रोल करूंगा, ठीक है। यानी रेजोनेंस की जो इंटेंसिटी होती है वो कौन कंट्रोल करता है, वो रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है। रेजोनेंस कौन कराता है, एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होकर एक फ्रीक्वेंसी पे, जिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मैक्सिमम करंट फ्लो करा देते हैं, ठीक है, रेजोनेंस करा देते हैं। लेकिन एक बार रेजोनेंस शुरू हो गया,
एक्सएल बराबर एक्सी हो गया। बाद में वो रेजोनेंस की इंटेंसिटी कौन कंट्रोल करता है? वो रेजोनेंस की इंटेंसिटी करंट कंट्रोल कर, सॉरी रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन रेजोनेंस अकर, तब रेजोनेंस होता है। और उसके बाद आफ्टर दिस रेजिस्टेंस विल कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ रेजोनेंस, रेजिस्टेंस जो है वो रेजोनेंस को कंट्रोल करता है। अब कैसे करता है वो देख लेते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है? मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। कब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा? कोई एक फ्रीक्वेंसी पे एफ नॉट पे, कोई एक फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पे जब एक्सएल बराबर एक्सी हो, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे एफ नॉट पे जब एक्सएल बराबर एक्सी हो, तब रेजोनेंस होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ये वाला 4R का ग्राफ बनाया है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे करंट कितना है? करंट कितना है? मान के चलते हैं 2 एम्पियर है। ठीक है, रेजिस्टेंस और कम किया, रेजिस्टेंस और कम किया, आधा किया, 4R था 2R कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, पहले यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक है, 8 था, यहाँ पे 4 कर दिया। यहाँ पे सपोज R का वैल्यू 2 मान के चलते हैं, तो ये 4 इंटू 2 8 था, ये 2 इंटू 2 ये कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया तो करंट बढ़ गया, करंट मान के चलते हैं 10 एम्पियर हो गया। ठीक है, करंट क्यों बढ़ा? क्योंकि रेजिस्टेंस घटा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रेजिस्टेंस घटेगा करंट बढ़ने वाला है। ठीक है, अच्छा, और हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू घटाया, अब कितना कर दिया? R बराबर 2, और रेजिस्टेंस कम हो गया, पहले कितना था? 4 था, अब 2 हो गया, 2 हो गया यानी और रेजिस्टेंस कम हुआ, और रेजिस्टेंस कम हुआ यानी और करंट बढ़ गया। मान के चलते हैं 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस कौन करवा रहा है? एक्सएल बराबर एक्सी एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, एक्सएल बराबर एक्सी क्या करा है? रेजोनेंस करा रहे हैं। लेकिन ये रेजोनेंस की जो इंटेंसिटी है कितना? मैक्सिमम, इसके लिए मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर है, ये रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम करंट 15 एम्पियर है। यानी करंट का कंट्रोल कौन कर रहा है? रेजोनेंस की इंटेंसिटी कौन कंट्रोल कर रहा है? जैसे कि यहाँ पे एकदम शार्प है तो रेजोनेंस ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा डल है तो रेजोनेंस कम है, यहाँ पे और थोड़ा डल है यानी इंटेंसिटी रेजोनेंस का कम है। तो इंटेंसिटी कौन कंट्रोल कर रहा है? कितना करंट फ्लो होना चाहिए वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो रेजिस्टेंस कंट्रोल कर रहा है, वो रेजिस्टेंस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करेगा? रेजोनेंस की इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा। तो फाइनल समरी देख लेते हैं इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा रेजोनेंस के बारे में। तो पहली कंडीशन कौन सी देखी? एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए, वो एक फ्रीक्वेंसी जिसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। और जब भी एक्सएल बराबर एक्सी होगा यानी वी नॉट एल बाई वी नॉट नीचे वी नॉट सी दोनों बराबर होंगे तो सर्किट कैसी बन जाएगी? प्योर रेजिस्टिव बन जाएगी। प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गई यानी जो इंपीडेंस होगा वो कैसा हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्यों मिनिमम हो जाएगा? क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी अभी देखा था, जेड इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर था। ये दोनों बराबर है, ये निकल गया, निकल गया यानी जेड बराबर आर हो गया, जेड कैसा हो गया? मिनिमम हो गया, ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो इंपीडेंस कैसा हो गया? इंपीडेंस आर के बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। अगर इंपीडेंस कम हो गया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम हो गया तो बट ऑब्वियस है मैक्सिमम करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, और मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है और प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई कितना है? 0 है, फाई 0 यानी पावर फैक्टर का वैल्यू कॉस फाई, कॉस 0 कितना होता है? 1, 1 यानी यूनिटी, तो पावर फैक्टर का वैल्यू यूनिटी हो जाता है। ये सारी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। सो आई होप अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।